अश्लील वीडियो मुलाकातें, हर तरह की अवैध चीजें और यौन उत्पीड़न के आरोप। ये कुछ आरोप हैं जो हेल ऑन व्हील्स की किशोरी मैकेंजी शेरल पर जेल में लगाए गए। मैं बताऊंगी कि जेल में उसने किन पचड़ों में पड़ी और कौन सी जंगली हरकतें खुद कबूली। मैं एंजेनेट लेवी हूँ और ये है क्राइम फिक्स। जिस जज ने मैकेंजी शेरल को संभवतः बाकी जिंदगी के लिए जेल भेजा, उसने उसे हेल ऑन व्हील्स कहा। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दीवार में ठोक दी, जिससे उसके बॉयफ्रेंड डोमिनिक रूसो और उसके दोस्त डेवियन फ्लैनगन की मौत हो गई। यहाँ स्ट्रॉन्ग्सविल पुलिस ओहायो के अधिकारी 31 जुलाई 2022 को घटनास्थल पर पहुंचते दिख रहे हैं। रिकॉर्डिंग चालू है, कैमरा लगा हुआ है, वाईफाई कनेक्टेड है। हमें खिड़की तोड़नी होगी। कुछ और यूनिट्स चाहिए हमें। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वहां जाओ और इसे बनाओ। अभी Would you be backwards? Naked. रिकॉर्डिंग चालू है, माउंट किया गया, वाईफाई कनेक्टेड है, बस इतना ही। हे भगवान, कोई सांस नहीं ले रहा। No. कोई भी सांस नहीं ले रहा है, ठीक है? वो खिड़की तोड़ो। Bust that window out. हे भगवान यार। मेरी आवाज कौन सुन रहा है? यहाँ कौन है? ड्राइवर्स, रेडियो। सांस लेते हुए जल्दी में ड्राइवर। याओ, चलो इसे रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाय ब्रायन, कैसे है? कॉल करके खुशी हुई। आपका साल अच्छा रहे। नमस्ते टॉमी। हमें वहाँ एक खुली लाइन चाहिए। ठीक है, यहाँ ये बुरा है दोस्तों, वो जिंदा है, उसे कल यहाँ से निकालना होगा। ठीक है, किसी तरह ऊपर तक पहुँचो। अभियोजकों ने कहा कि दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। मैकेंजी लगभग मर ही गई थी लेकिन बच गई, जबकि उनके वकील ने कहा कि उन्हें एक मेडिकल समस्या हुई थी और वो इस भयानक घातक दुर्घटना के लिए पछतावा महसूस कर रही हैं। ये अभियोजन का दावा है और ये मैकेंजी का दावा है। वह डोमिनिक और डेवियन की हत्या के लिए 15 साल से उम्र कैद की 2 सजाएं काट रही हैं। जैसा कि मैंने बताया, जज ने मैकेंजी को हेल ऑन व्हील्स कहा था। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द क्रैश में मैकेंजी ने खुद को पछतावे से भरा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पता है क्या? ओहायो डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस के रिकॉर्ड्स के अनुसार मैकेंजी ने जेल में कम समय में भी काफी हंगामा किया। मैं आपको ये सब बताने जा रही हूँ। यौन उत्पीड़न के आरोप, अपने स्तनों को दिखाना और बहुत कुछ। कुछ उल्लंघन मामूली लगते हैं, जबकि कुछ ज्यादा गंभीर हैं। मई 2024 में शरीला गलत समय पर गलत जगह होने के कारण मुसीबत में पड़ गई थी। अधिकारी ने लिखा, ऊपर दी गई तारीख और लगभग रात 11:40 बजे कैदी शरीला को दूसरी मंजिल के डे रूम में टैबलेट पर बात करते देखा गया। ये दूसरा मामला है जब कैदी शरीला को डे रूम में पाया गया है, जबकि मनोरंजन का समय खत्म हो चुका था। कैदी शरीला पर 5.6 के तहत गलत जगह होने का आरोप है। जवाब में मैकेंजी ने कहा, मुझे पता नहीं था। उसने गलती मानी और अधिकारी ने दोषी पाया
अक्टूबर 2024 तक उल्लंघन और गंभीर हो गए। रिपोर्ट में है कि उस तारीख और समय पर मैं, अधिकारी ब्राइस, बिस्तरों की औचक तलाशी ले रहा था। शिरिला की तलाशी में मुझे 2 जोड़ी बदली पैंट, एक पंखा जिस पर एक कैदी का नाम नंबर काटकर शिरिला लिखा था और 4 न्यूड मैगजीन की तस्वीरें मिली। इसके लिए मैं उस पर 12.3 किसी अन्य कैदी की संपत्ति रखने और 12.7 अवैध वस्तु रखने का आरोप लगाऊंगी। शिरिला ने जेल स्टाफ से कहा, हाँ, मेरे पास पंखा और पैंट थी जिन्हें क्वार्टर मास्टर को दे दिया गया था और मुझ पर आरोप लगा। सुनवाई अधिकारी ने लिखा, अवैध पंखा नष्ट किया गया, तस्वीरें लौटा दी जाएंगी और पैंट क्वार्टर मास्टर को दी जाएगी। शिरिला दोषी पाई गई और 30 दिन के लिए कॉमिसरी सुविधा छिनी गई। नवंबर 2024 में फिर शिरिला के खिलाफ रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट में लिखा है, 11 नवंबर 2024 को लगभग 12:40 बजे दोपहर को ऑफिसर ग्राम और मैंने बंदियों को यादृच्छिक तलाशी के लिए रोका था। कैदी शिरिला को रोका गया। उसने अपनी हुडी से पनीर का एक टुकड़ा और नूडल्स का पैकेट दे दिया। कैदी शिरिला ने CFS में जेल की शर्ट नहीं पहनी, जिससे ड्रेस कोड का उल्लंघन हुआ। इसके अलावा वो एक जेल की बदली हुई हुडी पहन रही थी जिस पर मोती लगे हुए थे। मैं कैदी शिरिला पर ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए CFS आने के लिए 16.3 और अवैध वस्तु रखने के लिए 12.7 का आरोप लगा रही हूँ। अधिकारी शॉन लैब ने हेल्थ से फोन कर बताया कि कैदी शिरिला ने 2 हुडी के नीचे जेल की शर्ट पहनी थी। कैदी शिरिला ने जानबूझकर अपनी कॉलर और शर्ट अंदर कर ली ताकि लगे कि उसने जेल की शर्ट नहीं पहनी। फिर से शिरिला ने अपनी गलती स्वीकार की और उसे 30 दिनों के लिए पार्सल पाने की सुविधा से वंचित कर दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद शिरिला को फिर से अपने पहने हुए कपड़ों के कारण परेशानी हुई। उपरोक्त तारीख और समय पर CFS छोड़ते समय तलाशी में मैंने देखा कि अपराधी शिरिला ने बदली हुई नीली स्वेटशर्ट को हुडी के रूप में पहना था। अपराधी शिरिला जानती है कि व्यक्तिगत संपत्ति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। शिरिला ने स्वेटशर्ट होने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि उसने खुद उसमें बदलाव नहीं किया। उसकी कमिसरी 30 दिन के लिए बंद कर दी गई। 29 अप्रैल 2025 को मैकेंजी शिरिला को वीडियो विजिट के नियमों के उल्लंघन पर फिर नोटिस मिला। अधिकारी ने लिखा कि वीडियो समीक्षा में देखा गया कैदी शिरिला एक पूर्व रिहा कैदी से वीडियो विजिट कर रही थी। मैंने देखा कि विजिटर के लिए वीडियो ID में उस व्यक्ति का नाम नहीं था जो वास्तव में वीडियो विजिट कर रहा था। विजिटर का नाम छुपा था और डॉट्स पर वही स्वीकृत विजिटर है। जो व्यक्ति विजिट कर रहा था उसका नाम छिपा दिया गया है। वो स्वीकृत विजिटर नहीं है और उसे शिरिला से मिलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने 100 से अधिक वीडियो विजिट की हैं। विजिटर अब आवेदक हैं और GTL पर ब्लॉक हैं। मैंने वीडियो का स्नैपशॉट भेजा है जिसमें विजिटर दिख रहा है। नाम फिर से हटा दिया गया है। मैकेंजी सुनवाई में शामिल हुए, बयान नहीं दिया और दोष कबूल किया। उसे 30 दिन इलेक्ट्रॉनिक से दूर रहना पड़ा। फिर अगले दिन वो गार्ड से फिर उलझ गई। इस बार मैकेंजी पर यौन उत्पीड़न और कपड़े गलत पहनने का आरोप लगा। सुधार अधिकारी ने लिखा, मैं IP शिरिला के पास गई जब वो केस मैनेजर जोन्स के ऑफिस में थी ताकि उसे वॉशरूम ले जाकर जांच सकूं कि उसने ठीक से कपड़े पहने हैं या नहीं। IP शिरिला मिस्टर रीम्स के ऑफिस में थी जहां उसकी हुडी मांगी गई क्योंकि वो बदली हुई और निषिद्ध थी। IP ने कहा कि वो उसे नहीं दे सकती क्योंकि उसने हुडी के नीचे सही कपड़े नहीं पहने थे। जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे वॉशरूम ले जा रही हूँ ताकि देख सकूं उसने ठीक से कपड़े पहने हैं और मैं उसकी हुडी ले सकूं, तो उसने कहा अगर मेरे कपड़े पहनने के तरीके से उसे इरेक्शन होता है तो वो उसकी गलती है। बस उसने इरेक्शन के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया। जैसे ही वह मिस जोन्स के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची, उसने मिस जोन्स से कहा कि वह हमारे साथ वॉशरूम चलें क्योंकि वह सहज महसूस नहीं कर रही थी। जब हम IP वॉशरूम पहुंचे, IP शिरिला ने हुडी की चेन खोली। उसकी शर्ट खुली थी और नीचे स्पोर्ट्स ब्रा थी। उसे शर्ट के बटन लगाने और मुझे उसकी हुडी देने को कहा गया। जब हम वॉशरूम में थे, वो असम्मानजनक थी और ऊंची आवाज में पूछ रही थी कि क्या हमें सिर्फ उसकी बदली जैकेट की चिंता है। इस IP के खिलाफ प्रतिबंधित कपड़ों को लेकर कई आचरण रिपोर्टें दर्ज हुई हैं। उसके काट छांट किए गए कपड़ों के बदले उसे नई राज्य प्रदत्त वर्दियां दी गई हैं। उसकी हुडी बगल से साफ तौर पर तंग की गई थी और वो बहुत शरीर से चिपकी हुई थी। शिरिला बोली, मैं उसके साथ बाथरूम गई थी। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। मैं असम्मानजनक नहीं थी। शिरिला ने आरोप स्वीकार किए और सजा मिली। कुछ महीनों बाद अगस्त 2025 में यौन गतिविधि के दावों से जुड़ी एक और घटना घटी।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आईपी ने हाथ शरीला की पैंट में नितंबों के पास रखे थे, जबकि रिकॉर्ड्स के अनुसार मैकेंजी ने इसे नकारा। अपराधी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, मैंने उसे छूने की अनुमति नहीं दी, ना ही मेरे खिलाफ कभी यौन दुराचार की कोई अनुशासनात्मक रिपोर्ट बनी है। मैं ऐसा नहीं करती। अभी और बातें करनी बाकी हैं। मैं जस्टिन पैपरनिक को बुलाना चाहती हूँ। वह व्हाइट कॉलर एडवाइस कंपनी में संकट प्रबंधक हैं और लोगों को जेल में समय बिताने पर सलाह देते हैं। जस्टिन, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं इसकी बहुत कद्र करती हूँ। मुझे खुशी हुई। मैं सीधे इन जेल रिकॉर्ड्स की बात करना चाहती हूँ। ये नवीनतम आचरण रिपोर्ट या इनमें से एक आचरण रिपोर्ट ये सितंबर 2025 की है। मैकेंजी वहाँ 1 साल से ज्यादा समय से थी। अब हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसमें लिखा है ऑफिसर मिलर वाया पैथ विजिट्स की समीक्षा कर रहे थे। ये वीडियो विजिट सिस्टम है। ये एक व्यक्ति था। मैकेंजी के साथ एक व्यक्ति था जिसे मंजूरी नहीं मिली थी। विजिट के दौरान कई अनुचित चीजें हुई। ये विजिट शाम 6 बजे हुई थी। ये दिखाता है कि मैकेंजी शरिला ने विजिटर को अपनी छाती दिखाई। फिर 21:08 पर विजिटर एक सेक्स टॉय दिखाता है और फिर विजिटर अपनी छाती दिखाती है और फिर 7:42 पर विजिटर सेक्स टॉय के साथ अपनी छाती दिखाती है। तो यहाँ सब कुछ बहुत विस्तार से लिखा गया है जस्टिन। मिस मैकेंजी शरिला इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती थी। तो इस आचरण रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ऐसा होना असामान्य बात है? लोग वीडियो विजिट में यौन गतिविधि करते हैं। दुर्भाग्यवश यह आम है। जेल में अनुशासन उल्लंघन सामान्य है। मैं इसे स्पीड लिमिट से तुलना करता हूँ। जैसे 65 की सीमा पर 75 चलना अक्सर लोग बच जाते हैं। जेल स्टाफ कई बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि चिंता की बातें बहुत होती हैं। लेकिन जब आप इस तरह के विनाशकारी व्यवहार में शामिल होते हैं जो संस्था की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, तो यह ऐसे हैं जैसे आप 125 की स्पीड से जा रहे हों। तो इससे अच्छे आचरण पर मिलने वाली सज़ा में कटौती खत्म हो सकती है और आपको अलगाव में भी रखा जा सकता है। मैंने वीडियो में उसे माँ से कहते सुना कि वह प्रोटेक्टिव कस्टडी नहीं चाहती, लेकिन जाहिर है ऐसी स्थिति में आप प्रोटेक्टिव कस्टडी में ही पहुंच जाते हैं क्योंकि आपको उसे उन दूसरे कैदियों से अलग रखना पड़ता है जो सही व्यवहार कर रहे हैं। जेल में आने के बाद यह उदाहरण बन गया है कि क्या नहीं करना चाहिए। पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। सब कुछ उसी के बारे में है, उसकी छवि, उसका अहंकार। उसके माता पिता भी उसे बढ़ावा देते हैं जिससे कोई मदद नहीं मिलती। ऐसे व्यवहार से 15 से 20 साल में जेल से बाहर आना भूल जाओ। वह अपने व्यवहार जैसे वीडियो विजिट में सेक्स टॉयज के इस्तेमाल के कारण अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताने को मजबूर हो सकती है। उसे गलत सलाह मिल रही है। खैर, क्या उसे वाकई कोई सलाह मिल रही है, यही दूसरी बात है। हमें नहीं पता कि उसे कोई सलाह मिल रही है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री उसके लिए फायदेमंद रही। मुझे लगता है कि ये उसके खिलाफ ही गई है। हाँ, नेटफ्लिक्स दर्शक बढ़ाने, कमाई और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा नैरेटिव नहीं बनाएगा जो उसे फायदा दे। वे मददगार नैरेटिव नहीं बनाएंगे। दुर्भाग्य से वह इसे समझ नहीं पा रही और ऐसे फैसले ले रही है जो उसकी बाकी जिंदगी जेल में ही रखेंगे। जब तक वह नहीं समझती कि उसके फैसलों का असर क्या होगा, ये चलता रहेगा। सच बोलने वालों की बात करें तो उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो उसे बढ़ावा देते हैं और वही कहते हैं जो वह सुनना चाहती है। अगर कोई उसे सलाह दे भी तो क्या वह मानेगी? जो मैंने सुना और जाना है, जवाब है नहीं। मेरा मतलब है इन टेप्स को सुनना बहुत घिनौना है। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि वो बताएं कि पीड़ित क्या चाहते हैं। मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस है। परिवार की तरफ से सिर्फ कुछ घिसे पिटे जुमले या बातें सुनने को मिलती हैं। वह पछतावा स्वीकार करती है, वह नहीं करती, ये बस औपचारिकता है। मेरा सारा ध्यान इस पर है कि मैं प्रोटेक्टिव कस्टडी से बाहर निकलूं। मैं अजीब और बीमार लोगों के बीच हूं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि शायद असली समस्या मैं खुद ही हूं। किसी न किसी मोड़ पर उसे किसी की ज़रूरत होगी जो उसे सच बताए और फिर उस सच को स्वीकार भी करे, जब तक कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में बिताना ना चाहे। ये उसका अपना फैसला है। उस पर एक और उल्लंघन का आरोप लगा था, जिसमें उस पर बहुत सारी चीजें चुराने का आरोप था, और मैं चाहती हूँ कि वो भी स्क्रीन पर दिखाया जाए। उन्होंने बताया कि उसे डैंगल इयररिंग्स पहने देखा जिनमें काइंडवेयर रूम से चुराए गए चार्म्स थे। उसके पास पेंट की बोतलें, वैक्स, 11 पेंट ट्यूब्स, प्लास्टिक बिन, 20 से ज्यादा पत्थर, घर पर बने तकिए, पेंटेड वैन शूज, बिना रसीद वाला तकिया, 2 हरे टी शर्ट्स, नकली आई लैशेज, नेक स्कार्फ, 2 लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स, काइंडवेयर रूम से चुराई गई चीजों से बने इयररिंग्स समेत कई चीजें थीं। उसके पास मोतियों की थैलियां थीं और ऐसी बहुत सी चीजें भी थीं जो उसके पास होनी ही नहीं चाहिए थीं। उसने कंडक्ट रिपोर्ट मान ली। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये मुझे फला फला से मिला।
मुझे कप पेंट करना पसंद है, उसने ये चीजें दी थीं। मैंने काइंडवेयर के लिए 10-10 रुपए दिए थे। फिर इसे इन्फ्रैक्शन बोर्ड भेजा गया जिससे उसे परेशानी हुई। क्या ये इतनी गंभीर बात है? मेरा मतलब है, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास वहाँ बहुत सारी चीजों का बड़ा कलेक्शन था। वो कह रही है कि उसने इनमें से कुछ भी नहीं चुराया, लेकिन वे लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे शायद उसने ऐसा किया हो। बाद में उसने इसके लिए दोषी होने की बात कबूल कर ली। इन घटना रिपोर्ट्स पर उसका सबसे अच्छा जवाब तब था जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब भी उसने सच में जवाब देने का फैसला किया, हाँ उसने कहा कि वो दोषी है, लेकिन उसने कभी भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। वो हमेशा दूसरों को दोष देती या बहाने बनाती रही, गलती कभी उसकी नहीं थी। अगर इन्हें अलग से देखा जाए तो एक अनुशासनात्मक उल्लंघन, उदाहरण के लिए खाने की जगह से खाना बाहर ले जाना या बिना अनुमति के किसी दूसरे डॉम में जाना। जेल का स्टाफ इसे नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन ये उसके स्वभाव से हटकर नहीं है। समस्या यही है कि जेल में उसका स्वभाव हमेशा धोखा देना, शॉर्टकट लेना और अनुशासन तोड़ना रहा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी हैरानी है कि जेल प्रशासन ने उसे ये सब करने के लिए इतनी छूट दी है। ये कोई 1, 2 या 3 बार नहीं है, बल्कि दर्जनों बार हुआ है। और यह ऐसी जगह पहुंचेगा जहां उसे वही मिलेगा जो वह नहीं चाहती। पूरी तरह से अलग थलग, दिन में 23 घंटे एक बंकर में, जहां वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन नहाने और व्यायाम करने के लिए बाहर आ सकेगी। और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कितनी रोना धोना और शिकायतें वहां से आने वाले हैं। तो अगर मैं उसे सलाह दे रहा होता तो मैं कहता कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि हो सकता है 20 या 30 साल बाद कोई रास्ता निकले जहां तुम्हें जेल से रिहा किया जा सके। यह समय तो लगेगा, पर वह आएगा अगर तुम सही फैसले लो। मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और खुद को पीड़ितों से जोड़ता हूं। अगर मैं उनकी जगह होता तो सजा और बदला चाहता। उम्मीद है उन्हें यह जानकर तसल्ली मिले कि मैं अगले 2 या 3 दशकों तक जेल में रहूंगा। इसके बजाय वो अनुशासनहीनता और लापरवाही के जरिए अपना रिकॉर्ड बना रही है और खुद को स्टार बना रही है। नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं करता, बल्कि उस एहसास को बढ़ा देता है कि वो सेलिब्रिटी या सुपर हीरो है। वो खुद को ऐसी स्थिति में ला रही हैं जहां उसे पैरोल बोर्ड के सामने कहना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बदल गई हूं, मैं ये फिर नहीं करूंगी, मैंने सबक सीख लिए हैं। और एक बहुत ही संदेहपूर्ण पैरोल बोर्ड कहेगा, अच्छा रिकॉर्ड कहाँ है? आपने ऐसा क्या किया है जिससे साबित हो कि आपको रिहा क्यों किया जाना चाहिए? मैं भरोसा दिला सकता हूँ, पीड़ित परिवार 15 साल बाद भी सुनवाई में होंगे। जब वो ये हकीकत मानेगी तब बेहतर फैसले ले सकेगी। या कुछ लोग जिनकी सज़ा लंबी होती है वो कहते हैं, जानते हो क्या, किससे फ़र्क पड़ता है, सज़ा बहुत लंबी है, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीऊंगा। अगर मैं सेक्स टॉयज़ रखना चाहता हूँ, वीडियो मुलाकातें करना चाहता हूँ और दुनिया भर के फैंस मेरा महिमा मंडन करें तो ठीक है, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी यहीं बिताने वाला हूँ। वह अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में बिताने की राह पर है। ये तो निश्चित ही ऐसा लगता है। एक बार उसे सच में एक टिकट मिला था, जैसा कि वे लोग कहते हैं। वे लोग इन्हें टिकट कहते हैं। इन्हें कंडक्ट रिपोर्ट्स कहा जाता है, पर कायदी इन्हें टिकट कहते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए ये लगातार और जल्दी जल्दी आ रही थी, और मुझे यकीन है कि उस पर बहुत नजर रखी जा रही थी, और शायद वो थोड़ी विद्रोही भी हो रही थी। हमें पूरी तस्वीर नहीं मिलती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक के बाद एक कई टिकट्स थे, और जब उसने उनमें से एक को स्वीकार किया तो उसने दबाव में आकर उस पर साइन किया। हाँ, मेरा मतलब है, जब वे ऐसा कुछ देखते हैं, मेरा मतलब है जब आप ऐसी संस्था में होते हैं जस्टिन, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वहाँ के तौर तरीकों में ढल जाएं। आपको नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे वाकई में बहुत मुश्किल हो रही है। उसे इस सब में ढलने में परेशानी हो रही है। इसका कारण ये है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। संघीय प्रणाली में इन्हें शॉर्ट्स कहते हैं। उसे नहीं लगता कि वो दोषी है, तो अगर कोई अन्याय हो रहा है तो वह उसके खिलाफ हो रहा है। तो वह उन नियमों का पालन क्यों करेगी जो असली अपराधियों के लिए बनाए गए हैं, जिन्होंने कानून तोड़ा है और जो पागल लोगों के साथ खुद को पाती है। वह खुद को उनके साथ नहीं जोड़ती, वह उनमें से नहीं है, वह निर्दोष हैं। तो यह अन्याय उसकी ओर बढ़ रहा है, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया और उम्मीद बनाए रखती है। उसे उन नियमों के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराएं जो उस पर लागू नहीं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, वह बिस्तर पर लेटते हुए यही उम्मीद करती है कि कभी उसके वकील का फ़ोन आएगा और कहेगा, आप अपील जीत गईं, कल घर आ रही हैं। वह इसी आस में है। जब खबर नहीं आती और आने की उम्मीद भी कम होती है तो हकीकत सामने आ जाती है कि मुझे यहाँ बहुत समय रहना होगा। जैसे जैसे वह बड़ी होगी और आत्ममंथन करेगी, उसे एहसास होगा कि जेल जाने के बाद उसने कितना मूर्खतापूर्ण, शर्मनाक और घिनौना व्यवहार किया है, जिससे वह बदल सकती है। हम अपने अतीत से बेहतर बन सकते हैं, लेकिन अब उसे बेहतर फैसले लेने चाहिए। उसे लगता ही नहीं कि वह दोषी है। जब आप इन आचरण रिपोर्टों को पढ़ते हैं और नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द क्रैश देखते हैं, जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं, यानी 58 पन्नों की आचरण रिपोर्टें, तो आप देख रहे हैं
आप देख रहे हैं, उसे लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो जेल में सोचती है कि नियम उस पर लागू नहीं होते और मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, संघीय व्यवस्था में कई चीजें चल रही हैं। अगर आपको 1 या 2 अनुशासनात्मक उल्लंघन मिलते हैं तो बस वही काफी है। आपको सजा के लिए अलग सेल में भेज दिया जाएगा, आपको ज्यादा सुरक्षा वाली जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपकी छूट का समय कट जाएगा, कैंटीन की सुविधा, आपकी पसंदीदा बंक या नौकरी भी छिन सकती है। संघीय स्तर पर परिणाम बहुत सख्त होते हैं, जैसे कि आईफोन और ड्रग्स के मामले में वे इनमें से कुछ भी नहीं चाहते। इस संस्था के अंदर, जैसा कि कहावत है, थोड़ी ज्यादा छूट मिलती है। ये बच्चों को पालने जैसा है। आप 1-2 गलतियां करते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि इसका परिणाम होगा, वे फिर वही करते हैं, कोई परिणाम नहीं होता। इससे उनका हौसला बढ़ता है, वे ऐसा करते रहते हैं। यह आचरण के लगभग 40, 50, 60 पन्ने हैं और वे आपको दोषी ठहरा सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, दोषी ठहरा सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं। इस समय चाहे वह 75 की स्पीड से चला रही हो या 150 की स्पीड से, परिणाम उतना गंभीर नहीं है, तो आप बस ऐसा करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता वह रुकेगी जब तक कोई गंभीर परिणाम न हो, जैसे अलगाव या दिन में 23 घंटे एकांत सेल में बंद रहना, जहां आपको सुबह रात का भी पता न चले। आप हफ्ते में 3-4 बार नहाते हैं, रोज 15 मिनट व्यायाम करते हैं और वीडियो चैट पर सेक्स टॉयज का समय नहीं है। वो बात तो सच में मुझे छू गई। और ऐसा लगता है कि आप जानते हैं, महिला कैदियों के साथ बहुत कुछ चल रहा है। मेरा मतलब है, इस समय उसके पास बस यही एक विकल्प है। मेरा मतलब है, शायद यही एक चीज उपलब्ध है। लेकिन जहां वो महिलाएं हैं जो पहले कैदी रह चुकी हैं, और वो हिस्सा भी मुझे सच में छू गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो अपनी जिंदगी बदल सकती है? जैसे अगर वो सही तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे, जैसा उसे अपेक्षित है वैसे काम पर जाए, उसके पास कोई अवैध चीज ना हो, तो क्या आपको लगता है कि शायद वो अपनी जिंदगी बदल सकती है? शायद 2037 में उसकी पैरोल बोर्ड की सुनवाई के समय तक। इसमें कोई शक नहीं। अगर आप इतिहास में देखें तो एडम क्लॉसन, मैल्कम एक्स, माइकल सैंटोस जैसे लोग जेल गए। माइकल ने 25 साल जेल में बिताए, जबकि मैंने सिर्फ 18 महीने एक विशेषाधिकार प्राप्त व्हाइट कॉलर अपराधी की तरह जेल में बिताए और खुद को दूसरों से बेहतर समझता था। हम सब बेहतर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें या घिसे पिटे जुमलों से नहीं, बल्कि एक रिकॉर्ड बनाकर। उसे डायरी लिखनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या अलग कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई किताब पढ़ी तो क्यों पढ़ी, वो किताब मुझे आगे कैसे मदद करेगी, मैं अपना नेटवर्क कैसे विकसित और बढ़ा सकता हूँ। आगे बढ़ने के लिए उसे स्वीकारना होगा कि मैंने 2 लोगों की जान ली है, जिससे उनकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल गई। यह उसकी तकलीफ की बात नहीं है। जब वह दूसरों के बारे में और अपने द्वारा दूसरों पर पड़े प्रभाव के बारे में सोचना शुरू करेगी, तभी वह सही रास्ते पर आ सकती है। लेकिन यह सिर्फ बातों से नहीं होगा। उस समय के साथ ऐसा दर्ज रिकॉर्ड बनाना होगा जिसका वो बचाव कर सके। और वो कैसा दिखेगा? अगले 30 दिनों तक कोई अनुशासनात्मक उल्लंघन नहीं। शायद लोगों को खुला पत्र लिखूं कि मैं जवान और अपरिपक्व हूं। मेरे माता पिता मुझे छूट देते हैं और मैं शोहरत पर ज़्यादा ध्यान देता हूं। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूं और मैं उन बुरे फैसलों के नतीजे देख रहा हूं। मैं उम्र कैद की सज़ा का सामना कर रहा हूं। मैं आगे कैसे बेहतर करूंगा ये बताऊंगा और फिर उसे करूंगा भी। लेकिन मैं कहूंगा, जेल में ये सब करना बहुत मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है कि आप कुछ करने वाले हैं, फिर आप टूट जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं। आप 15 साल बाद की रिहाई की तारीख की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अंदाज़ा लगाइए क्या, अगर उसे 15 या 20 साल बाद पैरोल मिलती है तो वह तब भी युवा होगी और उसके पास पूरी ज़िंदगी होगी। मुझे भरोसा है कि अच्छे लोग हैं। मैंने सनी बलवानी, एलिजाबेथ होम्स, शॉन कॉम्स जैसे हर किसी के बारे में यही कहा है। हम सब बेहतर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं, हमें रिकॉर्ड बनाना होगा। यही एक तरीका था जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाया, ठोस उपलब्धियां बनाकर, ऐसे सबूत इकट्ठा करके जिन्हें मैं बहुत ही संदेहवादी लोगों के साथ साझा कर सकूं, ये जानते हुए कि हमेशा कुछ लोग होंगे जो उसे और मेरे जैसे किसी को अपराधी, घटिया, कचरा कहेंगे। आपको हर किसी को दोबारा अपने पक्ष में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना ज़रूरी है। ये शुरू होता है कि मैंने परिवारों को बर्बाद किया, मुझे शर्म है। अब मैं ऐसे बेहतर करूंगी और ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगी। ठीक है, अगर वो आपकी सलाह सुनेगी तो देखेंगे कि वो उसका क्या करती है। बहुत धन्यवाद जस्टिन पेपरनी। आपके साथ होना अच्छा लगा। आप हमारे ऐप लॉ एंड क्राइम प्लस पर सभी आचरण रिपोर्टें और मैकेंजी शर्ला की पूरी केस फाइल पढ़ सकते हैं, तो कृपया इसे जरूर देखें। और यही था इस एपिसोड का क्राइम फिक्स। मैं अंजनेत लेवी हूँ। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार यही मिलूंगी।